नमस्कार साथियों, आज की तारीख है 8 जुलाई 2021 और आज हम भारतीय आधुनिक इतिहास के लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हम देखते हैं कि भारत में अधिकांशतः जो विभिन्न किताबें हैं, विभिन्न स्रोत हैं, उसमें आधुनिक इतिहास या तो 1600 ईस्वी से स्टार्ट होता है या 1707 से स्टार्ट होता है। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तब से लोग मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास आरंभ होता है। और अधिकांशतः इतिहासकार का मत ये भी है कि 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारतीय आधुनिक इतिहास आरंभ होता है। तो 1707 से लेके वर्तमान समय तक आधुनिक इतिहास की गणना होती है। अच्छा, अब ऐसे बहुत सारे मत हैं, हमें देखने को मिलते हैं कि भाई विभिन्न तरह के टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगे। विभिन्न तरह के जो टॉपिक्स हैं हमें इसमें जानकारी मिलेगी। जब 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो केंद्रीय शक्ति का ह्रास होता है। जो केंद्रीय शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है और राज्य की जो शक्तियाँ हैं, जो ऑटोनॉमस स्टेट हैं, वो कहीं ना कहीं एक डेवलप होने लग जाते हैं, स्वतंत्र होने लग जाते हैं, या यूँ कहे कि उनकी जो जवाबदेहिता है वो कम हो जाती है। तो हमें देखने को मिलता है, अधिकांशतः हमें ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी और देखने को मिलेगी कि 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध, ये विभिन्न तरह के जो राज्य हैं यह स्वायत्त राज्य बनने लगते हैं, यानी ऑटोनॉमस स्टेट बनने लगते हैं। यानी केंद्रीय शक्ति के प्रति जवाबदेहिता कम हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है और वह स्वयं का राज्य संचालित करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पैरेलल यानी समानांतर ही यूरोपियन कंपनीज आती हैं। यदि हम क्रमबद्ध तरीके से हम देखें तो सर्वप्रथम जो यूरोपियन कंपनीज है उसमें से सबसे पहले पुर्तगाली है, पोर्तुगीज़, फिर डच, फिर अंग्रेज यानी ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। आपको अधिकांशतः किताबों के अंतर्गत ओनली ये 5 ही यूरोपियन कंपनीज मिलेगी, ये 6ठी यूरोपियन कंपनीज नहीं मिलेगी। जब कभी भी आपसे जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम यूरोपियन कंपनीज कौन सी थी, तो उसका जवाब होगा स्वीडिश, न कि फ्रांसीसी। और यदि ऑप्शन के अंदर स्वीडिश न देकर के फ्रांसीसी दिया हो तो फिर उसका आंसर होगा फ्रांसीसी। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि भाई समानांतर एक तरफ मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो लेटर मुग़ल शासक हैं, जो उत्तरकालीन मुग़ल शासक है, जैसे बहादुर शाह, ज़्यादर शाह, फ़र्रुख शेर, मोहम्मद शाह रंगीला, अधिकांशतः इनकी शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये विभिन्न तरह की यूरोपियन कंपनीज व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती है और उस वक्त की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठा करके स्वयं का साम्राज्य स्थापित करती है। फिर हम आगे भविष्य में देखेंगे कि इसमें विभिन्न लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे कर्नाटक वॉर हुई, ठीक है, एंग्लो कर्नाटक वॉर हुई, एंग्लो मराठा वॉर हुई, एंग्लो मैसूर वॉर हुई, एंग्लो सिख वॉर हुई, अफ़गान वॉर हुई, ठीक है।
ये विभिन्न युद्ध होते हैं और इन युद्धों के पश्चात अंतिम रूप से जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश है, वो शक्ति के माध्यम से, छल के माध्यम से, बल के माध्यम से, नीतियाँ व योजनाओं के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से ये सत्ता पर काबिज होते हैं। और जब ये सत्ता पर काबिज होते हैं तो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से, चाहे छल से चाहे कपट से, ये अपनी सत्ता को स्थायी रूप से बनाए रखने में कामयाब भी होते हैं। अच्छा, तो हम फिर देखते हैं कि साहब फिर इसके आगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी हम मुख्यतः इंट्रो देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक्स आपके सामने हो गया कि स्वायत्त राज्य, यानी स्वायत्त राज्य का अर्थ ये है कि केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है। पहला टॉपिक ये है कि भाई केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है और स्वायत्त राज्य डेवलप यानी विकसित होते हैं। दूसरा टॉपिक ये हो गया यूरोपियन कंपनीज का आगमन। ठीक है, कहा जाए तो ये दोनों के दोनों टॉपिक्स जो हैं समानांतर हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स क्या है? समानांतर हैं, पैरेलल है। फिर तीसरा टॉपिक ये हुआ कि अंग्रेज जो है अपनी छल से, अपने बल से, अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से भारत में अपनी शक्ति का प्रसार करते हैं, जिसमें विभिन्न युद्ध देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले जैसे प्लासी का युद्ध होता है 1757 के अंदर। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले प्लासी का युद्ध होता है। फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 के अंदर। ठीक है, ठीक वैसे ही मैसूर वॉर होता है, कर्नाटक वॉर होता है, मराठा वॉर होता है, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर होता है। इस तरह के बहुत से जो है वॉर्स होते हैं। और कहीं ना कहीं एक ये देखने को मिल जाती है कि अंग्रेजी सत्ता भारतीय ज़मीन पर काबिज हो जाती है। अतः फिर हमें देखने को मिलता है कि वह ब्रिटिश शक्तियाँ अपने साम्राज्य का विस्तार करती हैं, जिसमें वेलेस्ली हुए, क्लाइव हुए, डलहौजी हुए, ये अपनी अपनी जो है पॉलिसीज़ लागू करते हैं। जैसे हड़प की नीति हुई, ठीक है, घेरे की नीति हुई, ठीक है, जो सब्सिडरी अलायंस है वो हुआ। उसके पश्चात हमें देखने को मिलता है कि उपनिवेशवाद वगैरह आते हैं, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो स्थापित होता है। अतः या यूँ हम कहें कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत जैसे 4 मुख्यतः लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक की बात कर रहे हैं, भविष्य के अंदर फिर हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला टॉपिक जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर 4 मुख्यतः बिंदु हैं, जिसमें फार्मिंग सिस्टम हुआ, परमानेंट सेटलमेंट हुआ, महलवाड़ी हुआ और रैयतवाड़ी हुआ। जैसे भाई फार्मिंग सिस्टम जो है वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 के अंदर लेके आते हैं। इन सब पर हम खुलकर चर्चा करेंगे, खुलकर बात करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आईएएस के ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसके हिसाब से भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात ये हम देखने को मिलता है कि भाई 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के पश्चात क्रांति होती है, क्रांति के पश्चात जो है उसके परिणाम, उसके कारण ये हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। फिर रिवोल्ट्स वगैरह होते हैं, चाहे ट्राइबल रिवोल्ट्स हो, चाहे पीजेंट रिवोल्ट्स हो, चाहे आंदोलन वगैरह हो, सामाजिक सुधार जो आंदोलन होते हैं, जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, जिसके अंदर जो मुस्लिम आंदोलन है, हिंदू आंदोलन है, जिसमें ब्रह्मा समाज हुए, प्रार्थना समाज हुए, रामकृष्ण मिशन हुए, थियोसॉफिकल सोसाइटी हुई, ठीक है। फिर मुस्लिम सुधार के अंदर जैसे अहमदिया, वहाबी एंड ये बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट्स होता है, आपको याद होगा। फिर दलित सुधार आंदोलन होते हैं, ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट आता है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप होने लग जाती है इंडिया में। जो यदि हम यूँ कहें कि राजनीतिक चेतना जो है, राजनीतिक चेतना का विकास होता है। क्या होता है? राजनीतिक चेतना का विकास होता है। ये कब स्टार्ट हो जाता है? ये स्टार्ट हो जाता है जब नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है। नेशनल मूवमेंट याद रखना हमेशा 1885 से लेकर के 1947 तक आता है। कब आता है? 1885 से लेकर के 1947 तक। ये 3 चरणों में बटा होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आगे बात करेंगे इसके ऊपर,
ठीक है। तो और इससे भी पहले, नेशनल मूवमेंट से पहले जो है पॉलिटिकल्स, जो राजनीतिक, यूँ कहें आप, राजनीतिक जो संस्था है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है, वो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व पहले राजनीतिक संस्थाएं स्थापित होती हैं। जैसे बंगाल में हुई, बम्बई में हुई, मद्रास में हुई, मद्रास में जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन हुई, लंदन में हुई, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या लंदन इंडिया सोसाइटी हुई, ठीक है। जैसे बंगाल के अंदर जो है जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हुई, इंडियन लीग हुई, ठीक है। तो ये बहुत सारी, बम्बई के अंदर बम्बई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा हुई। तो ये सभी विभिन्न विभिन्न तरह की संस्थाएं डेवलप होती है और अपने राजनीतिक चेतना का विकास करती है। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। जैसे कांग्रेस की स्थापना होती है, आपने देखा होगा कि भाई 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना होती है। और फिर जो है प्रथम चरण, इसके 3 चरण हैं, ये याद रखना, इसके 3 चरण हैं। प्रथम चरण जो है 1885 से लेकर के 1905 तक होता है। कब होता है? 1885 से लेकर के 1905 तक होता है। और दूसरा चरण जो होता है वो 1905 से लेकर के 1919 तक होता है, ये याद रखना, 1905 से लेकर के 1919 तक होता है। और तीसरा चरण जो होता है वो आप यूँ कहें कि 1919 से लेकर के 1947 तक होता है। कब होता है? 1919 से लेकर के 1947 तक। तो जो नेशनल मूवमेंट है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसी के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल भी होता है, ठीक है भाई। जैसे प्रथम चरण है 1885 से लेकर के 1905 तक, तो इसके अंदर आप ये मोस्टली ये चीज़ देखोगे कि जो लिबरल्स हैं, जो उदारवादी चरण है, इसको उदारवादी चरण कहते हैं, उनकी कार्यप्रणाली, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, उनकी सीमाएं, उनके विचार, उनके विवाद, ठीक है, उनके सिद्धांत, उनके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। और जो सेकंड चरण है उसके अंदर, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण हम कहते हैं, तो उसके अंदर उग्रवादी, जो एकदम जो आक्रामक होते हैं बिल्कुल ही, जैसे भगत सिंह वगैरह हम ये देखने को मिलेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, राजगुरु, सुखदेव, इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर उदारवादी जो सीमाएं होती हैं उनके बारे में, उनकी कार्य पद्धति के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे बंगाल का विभाजन होता है, ये इसी चरण के अंदर बंगाल का विभाजन होता है। कब होता है बताओ, कब होता है साहब? तो ये होता है 1905 के अंदर। कब होता है? 1905 के अंदर। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। और आप याद रखना कि मुस्लिम लीग बनती है 1906 में, ये याद रखना, ये क्रम है, ठीक है। 1905 के अंदर जो है बंगाल का विभाजन होता है और 1906 के अंदर क्या बनती है? 1906 के अंदर, 1905 में तो बंगाल का विभाजन हो जाता है और 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनती है। क्या बनती है? मुस्लिम लीग बनती है। और इसके बाद हमें पढ़ने को मिलेगा कि साहब मुस्लिम लीग बनती है। फिर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में। सूरत का विभाजन होता है 1907 के अंदर, ठीक है। कब होता है? 1907 में। क्या होता है? सूरत विभाजन। सूरत विभाजन, ठीक है। क्या होता है? सूरत विभाजन। फिर जो है दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ठीक है। और बहुत सारे जैसे गदर आंदोलन होते हैं, कामागाटोमारू प्रकरण होता है 1914 के अंदर। कामागाटोमारू प्रकरण ये बहुत मोस्ट है, ठीक है। कामागाटोमारू प्रकरण होता है। ये होम रूल लीग होता है 1916 के अंदर। 1916 के अंदर लखनऊ समझौता होता है। 1916 के अंदर जो है लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता होता है और होम रूल लीग होता है, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई होम रूल लीग भी होता है और लखनऊ समझौता भी होता है 1916 के अंदर। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि साहब जो जैसे कानपुर षड्यंत्र हुआ। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 के अंदर उसकी स्थापना भी होती है। काकोरी कांड भी होता है 1925 के अंदर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना के बाद में इसे ही जो है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में बनती है। सैंडर्स की हत्या वगैरह हो जाती है,
लाहौर षड्यंत्र होता है 1929 के अंदर। तो ये जो साइमन कमीशन होता है, नेहरू रिपोर्ट आती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है हमें पढ़ने को मिलेगी। जैसे भाई गांधी जी का जो 11 सूत्रीय मांगे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में, जिसे हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं भाई गांधी युग कहते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, रोलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। तो ये विभिन्न तरह के आंदोलन होते हैं। और फिर धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का विकास होता है। जैसे गोलमेज सम्मेलन, जिसे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, वो होते हैं, ठीक है। ऐसा कब हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो याद रखना 1930 में हुआ था। 1930 से 1931 कब हुआ था? 1930 से 1931, ठीक है। अच्छा, द्वितीय कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, सितंबर से दिसंबर के बीच में। हालांकि इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है भाई, हिस्ट्री ऑप्शनल है तो याद रह गया मुझे, वरना इतना याद नहीं रहता सामान्यतः। हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 1932 से हुआ था, नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो फिर अगस्त ऑफर आता है 1940 के अंदर, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग उठती है, किप्स मिशन आता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को और पढ़ने को मिलेगी। तो धीरे धीरे हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको विश्वास तो है ये समझ में आ जाएगा कि भारतीय इतिहास जो है वो एक चित्र कथा की तरह है। वो क्या है? भारतीय इतिहास जो है एक मूवी की तरह है। क्या है? एक मूवी की तरह, जिसमें युद्ध है, जिसमें संघर्ष है, जिसमें आंदोलन है, ठीक है। बहुत से ऐसे इस तरह की अनेकानेक घटनाएं हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, ठीक है। वहीं हमारा जो संविधान है उसका निर्माण होता है, जो फेडरल सिस्टम है। जैसे आप ये देखोगे कि साहब 1707 के बाद जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो रही थी, तो वहीं कहीं ना कहीं जो है स्टेट की जो शक्तियां हैं वह कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र हो रही थी, या यूं कहे कि उनकी जवाबदेहिता कम हो रही थी। तो फेडरल सिस्टम है वो संविधान में वो आना ही था, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान की, मतलब सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान की वो संस्कृति में है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में है, ठीक है। तो हम ये चीज़ें धीरे धीरे हम इसको आत्मसात करेंगे और हम इसको पढ़ेंगे भी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ में। जो फर्स्ट टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे, मुग़ल साम्राज्य का पतन, और जो सेकंड टॉपिक है जो ऑटोनॉमस स्टेट है उसको हम डिस्कस करेंगे, और थर्ड जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे जो यूरोपियन कंपनीज है। इन टॉपिक्स को भी हम जैसे सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे भाई, एक एक टॉपिक लेकर भी चलेंगे तो आराम से, भले ही वो 5-5 मिनट के 6-6 मिनट के ही वीडियो क्यों ना बने। मेरा उद्देश्य आधा घंटे का वीडियो बनाना नहीं है, ठीक है। मेरा उद्देश्य एक एक सब टॉपिक को कवर करना है, और इसमें मेरा निजी स्वार्थ भी है। इसी माध्यम से कहीं ना कहीं मेरा रिवीजन हो रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।